महान मुगल साम्राज्य जो अपने समकालीनों के लिए ईर्ष्या का सोर्स रहा और भारत पर राज किया लगभग 2 सेंचुरीज तक, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ही उसका पतन शुरू हो जाता है। सन 1803 आते आते ही दिल्ली खुद में ही ब्रिटिश आर्मी के कंट्रोल में आ जाती है और मुगल एम्परर बस एक पेंशनर बन के रह जाता है। क्या ऐसी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कमियां रही जिसके चलते इतना बड़ा एम्पायर खत्म हो गया? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस सब की शुरुआत को माना जाता है औरंगजेब के लंबे और मजबूत शासनकाल से। बहुत सी हार्मफुल पॉलिसीज होने के बावजूद भी एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी एफिशिएंट रहा और आर्मी भी काफ़ी ताकतवर थी। लेकिन बात करते हैं साल 1707 की, जब औरंगजेब की डेथ हुई। उसकी मृत्यु के बाद लड़ाई होती है औरंगजेब के तीनों बेटों में। इस लड़ाई में विजय होते हैं 65 साल के बहादुर शाह। बहादुर शाह में औरंगजेब के नैरो माइंडेड डिसीजन के विपरीत जाकर डिसीजन लिए। उसने हिंदू राजाओं और सरदारों को अपनी तरफ करने के लिए अंबर, जिसे आप आमेर भी कह सकते हैं, और मारवाड़ जैसी राजपूत स्टेट्स में अपना कंट्रोल पाने की कोशिश की। आमेर में उसने जय सिंह को हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को गद्दी पे बिठाया और मारवाड़ के अजीत सिंह को मुगल्स अथॉरिटी के अधीन लाया गया। बहादुर शाह का अगला स्टेप था आमेर और मारवाड़ में अपनी सेना की नाकाबंदी करना। इस नाकाबंदी की वजह से उसे विरोध का सामना करना पड़ता है और अंत में उसे सेटलमेंट करके आमेर की गद्दी वापस जय सिंह को देनी पड़ती है। एक तरफ बहादुर शाह ने सिखों को अपने साथ लाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के साथ पीस मेंटेन करके उन्हें ऊंचा मनसब दिया, मनसब यानी कि रैंक या ओहदा। वहीं दूसरी ओर उन्होंने मराठा किंगडम में सुप्रीमेसी के लिए शाहू और ताराबाई को आपस में लड़ने दिया। साथ ही उसने उन्हें दक्कन में सरदेशमुखी की इजाज़त तो दी, लेकिन चौथ की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। सरदेशमुखी और चौथ के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये एक टाइप के टैक्सेस होते थे और इन टैक्सेस के ऊपर किसी का भी एक मत नहीं था। अलग अलग इतिहासकारों के इस पे अलग अलग व्यू पॉइंट्स थे। कईयों का मानना था कि ये राज्यों के उपज पे देने वाला 1/4 पार्ट था। चौथ का मतलब होता है 1/4 हिस्सा। कईयों का मानना था कि ये किसी तीसरी शक्ति के राज्यों पर सैन्य आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए मराठा वसूल करते थे। और कईयों का मानना है कि ये मराठा आक्रमण ना हो किसी राज्य पर, इसलिए राज्यों ने 1/4 हिस्सा देते थे। चौथ का मतलब इनमें से कुछ भी हो, लेकिन ये पक्का है कि ये एक टाइप का टैक्स था और मराठाओं को इसे कलेक्ट करने की इजाज़त नहीं दी गई। और सरदेशमुखी की बात करें तो वो इसी चौथ पर एक्स्ट्रा 10% टैक्स होता था। उधर सिखों के साथ भी शांति ज़्यादा दिन तक नहीं चली, क्योंकि गुरु गोविंद जी की डेथ के बाद सिख दोबारा विद्रोह करने लगे बंदा बहादुर के नेतृत्व में। बहादुर शाह ने रिवोल्ट को दबाने की कोशिश की और लोहगढ़ फोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन 1712 में इस किले को भी सिखों ने वापस अपने कब्जे में ले लिया। 1707 में 13 करोड़ का जो शाही खजाना था 1712 आते आते खत्म हो जाता है और 1712 में ही बहादुर शाह की मौत के साथ मुगल एम्पायर फिर से सिविल वॉर की चपेट में आ जाता है। अब होती है मुगल पॉलिटिक्स में एक नई एलिमेंट की शुरुआत, जो है दरबार के नोबल्स या दरबारी, जिन्हें बड़े बड़े पद दिए जाते थे दरबार में। ये लोग प्रिंसेस को बस मोहरे की तरह इस्तेमाल करने लगे पावर के लिए। बहादुर शाह की मौत के बाद जीत होती है जहांगीर शाह की, जो खुद में तो बड़ा कमज़ोर था, लेकिन उसे सपोर्ट था जुल्फ़िकर खान का, जो उस समय का सबसे पावरफुल दरबारी था। जुल्फ़िकर खान औरंगज़ेब का भी वज़ीर था और जहांगीर शाह का भी वज़ीर बना और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जुल्फ़िकर ने अपने हाथों में ली। जुल्फ़िकर ने राजपूतों और मराठाओं का साथ पाने के लिए औरंगज़ेब द्वारा लगाया गया जजिया हटा दिया। जजिया एक टाइप का टैक्स होता था जो सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को पे करना होता था। अंबर के जय सिंह को उसने मिर्ज़ा राजा सवाई की उपाधि दी और मालवा का गवर्नर बनाया। साथ ही मारवाड़ के अजीत सिंह को महाराजा का टाइटल देकर गुजरात का गवर्नर बनाया। जुल्फ़िकर खान ने मराठाओं को चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट करने को परमिशन दी, सिर्फ एक शर्त पर कि कलेक्शन खुद मुगल्स करेंगे और बाद में मराठाओं को हैंड ओवर करेंगे। सिर्फ बंदा बहादुर और सिखों को जुल्फ़िकर खान ने सप्रेस करने की कोशिश की। जुल्फ़िकर खान ने अपने फाइनेंसिस को ठीक करने के लिए इजारा सिस्टम को शुरू किया, जो टोडरमल के लैंड रेवेन्यू सिस्टम से बिल्कुल अपोजिट था, जिसमें एक फिक्स रेट लिया जाता था किसानों से। इजारा सिस्टम में बेसिकली एक बिडिंग होती थी, जो हाईएस्ट बीडर होता था उसे मौका दिया जाता था किसानों से टैक्स कलेक्ट करने का, और वो मन चाहे रेट पे टैक्स कलेक्ट करते थे गरीब किसानों से, जबकि मुगल्स को एक फिक्स्ड अमाउंट दिया करते थे। इसकी वजह से किसानों को काफ़ी दबाया गया, लेकिन कई सारे दरबारी ऐसे थे जो जुल्फ़िकर से जलते थे, इसलिए उन्होंने एम्परर के कान भरे कि एक दिन ये तुम्हें ओवरथ्रो करके खुद तख्त पे बैठ जाएगा। इन सब चीज़ों की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। जहांगीर शाह का कमज़ोर शासन खत्म होता है जनवरी 1713 में, जब उसे हार का सामना करना पड़ता है अपने ही भतीजे फर्रुखशियर से। फर्रुखशियर की सफलता के पीछे हाथ था सैयद ब्रदर्स का, जिन्हें इतिहास में किंग मेकर्स के नाम से भी जाना जाता है। बड़े भाई अब्दुल्ला खान को वजीर बनाया गया और छोटे भाई हुसैन अली खान को मीर बख्शी यानी आर्मी का चीफ बनाया गया। था तो फर्रुखशियर भी एक कमज़ोर राजा, लेकिन वो फिर भी पूरी पावर सैयद ब्रदर्स के हाथ में देके एक पपिट की तरह तो बिल्कुल नहीं रहना चाहता था। उधर सैयद ब्रदर्स को भी लगता था एडमिनिस्ट्रेशन तभी सही रह सकती है अगर पावर उनके हाथ में रहे।
काफ़ी समय तक यही स्ट्रगल चलता रहा और फर्रुखशीर सईद ब्रदर्स को ओवरथ्रो करने में हर बार नाकाम रहते हैं। अंत में साल 1719 में सईद ब्रदर्स फर्रुखशीर को मार देते हैं और उसकी जगह 2 राजकुमारों को थ्रोन पे बिठाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दोनों कंजप्शन यानी टीबी की बीमारी से मर जाते हैं। अब सैयद ब्रदर्स 18 साल के मोहम्मद शाह को एम्परर ऑफ इंडिया घोषित करते हैं। अब एम्परर सिर्फ नाम के होते हैं, जिन्हें पूरी आज़ादी और लोगों से मिलने की इजाज़त तक नहीं होती। सैयद ब्रदर्स का भी मानना था कि इंडिया पे सही मायने में रूल करने के लिए सबको साथ लेकर चलने की ज़रूरत है। इन्होंने भी राजपूतों और मराठाओं के साथ अच्छे संबंध बनाए। अजीत सिंह, जय सिंह और कई राजपूतों को इन्होंने ऊंचे पद दिए। पिछले एम्परर्स बहादुर शाह और जहांगीर शाह की तरह इन्होंने भी जाट चीफ चूरामन के साथ अलायंस बनाया। कुछ सालों बाद उन्होंने शाहू को स्वराज्य और दक्कन के 6 प्रोविंसेस में चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट करने का भी अधिकार दे दिया और बदले में शाहू ने 15,000 सिपाहियों के सपोर्ट का वादा किया। सैयद ब्रदर्स ने विद्रोहों से बचने के लिए काफ़ी प्रयास किए, लेकिन कांस्टेंट पॉलिटिकल राइवलरी और कॉन्स्पिरेसीज की वजह से वो नाकाम रहे। इस सब की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से पैरालाइज हो गया। हर जगह अव्यवस्था थी, ज़मींदारों ने लैंड रेवेन्यू देने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ऑफिशियल्स और सोल्जर्स की सैलरी भी टाइम पे नहीं दी जा सकी। हालांकि सैयद ब्रदर्स ने सबके साथ अलायंस बनाने की कोशिश की, लेकिन एक पावरफुल मनसबदारों का ग्रुप निज़ामुल मुल्क, जिसे आप आसफ जहां और उसके फादर के कज़न आमिर खान के नेतृत्व में उनके अगेंस्ट काम करने लगे। उन्होंने सैयद ब्रदर्स की एक गद्दारों वाली इमेज बनाई कि एम्परर तक को मार सकता है तो बाकी सब इनके लिए क्या है। औरंगजेब के टाइम के कुछ दरबारी भी सैयद ब्रदर्स से नाखुश थे और मानते थे कि इनकी पॉलिसीज एंटी मुगल या एंटी इस्लामिक हैं। इन सब एंटी सैयद नोबल्स को सपोर्ट मिलता है मोहम्मद शाह का, जो सैयद ब्रदर्स के दबाव से खुद को फ्री करना चाहता था। नतीजा होता है साल 1720 में हुसैन अली खान की हत्या कर दी जाती है। अब्दुल्ला खान फाइट करता है, लेकिन उसे भी आगरा के नज़दीक हार का सामना करना पड़ता है। यहीं ख़त्म होती है किंग मेकर सैयद ब्रदर्स की कहानी। मोहम्मद शाह का 30 साल का शासन काल आखिरी उम्मीद होता है मुगल एम्पायर के लिए। उस समय तक भी एम्पायर का दबदबा काफ़ी था। एडमिनिस्ट्रेशन बदतर हुई, लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई थी। मराठा साउथ इंडिया तक ही सीमित थे और राजपूत मुगलों के प्रति वफादार थे। लेकिन मोहम्मद शाह भी पिछले कुछ एम्परर्स की तरह कमज़ोर था, जो बस ईजी और लग्जूरियस लाइफ जीना चाहता था। निज़ामुल मुल्क, जिसे 1722 में वजीर बनाया गया था, उसे एम्परर का सपोर्ट न मिलने की वजह से निज़ामुल मुल्क एम्परर को छोड़ने का डिसीजन लेता है साल 1724 में। असल में निज़ामुल मुल्क या आसफ जहां दक्कन का वायसराय होता है 1714 के बाद से, लेकिन 1724 में वो अपने को मुगल से अलग करके हैदराबाद का निज़ाम घोषित करता है। आसफ जहां के डिपार्चर को एम्पायर से लॉयल्टी और वर्चू का अलग होने से भी रिलेट किया जाता है। इसके बाद से शुरुआत होती है सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स की, जो नाम मात्र के लिए मुगल एम्पायर की अलायंस में थे। इन सेमी इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बहुत से उदाहरण हैं, जैसे बंगाल, हैदराबाद, अवध और पंजाब। इसी समय मराठा सरदार अपना नॉर्दर्न एक्सपेंशन शुरू करते हैं और मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड के एरिया को अपने अंडर लाते हैं। फिर 1738-39 में अटैक करता है नादिर शाह और मुगल एम्पायर अपने घुटनों पर आ जाता है। नादिर शाह शुरुआत में बिना किसी ऑपोजिशन के इंडियन टेरिटरी में एंटर करता है और लाहौर पर कब्जा करता है। बात करते हैं साल 1739 की, जब करनाल में युद्ध होता है नादिर शाह और मुगल आर्मी में। यहाँ मुगल आर्मी की हार होती है और मोहम्मद शाह को प्रिजनर बना लिया जाता है। बहुत से आम लोगों को मारने का ऑर्डर दिया जाता है नादिर शाह के द्वारा अपनी सेना के मरे सोल्जर्स का बदला लेने के लिए। नादिर शाह ने दिल्ली में इतनी लूटपाट की कि उसका अपना साम्राज्य 3 साल तक बिना टैक्स के चला। एस्टिमेट्स ये है कि उस समय उसने 70 करोड़ रुपए तक की लूट की। इतनी लूट के साथ नादिर शाह अपने साथ ले जाता है कोहिनूर हीरे और शाहजहां के पीकॉक थ्रोन को। उसने मोहम्मद शाह को सिंधु नदी के पश्चिम हिस्से को देने के लिए मजबूर किया। नादिर शाह का इन्वेजन बहुत घातक रहा मुगल्स के लिए और ये प्रूव करता है कि मुगल एम्पायर कितना कमज़ोर हो चुका था। इन्वेजन से हुए फाइनेंशियल लॉसेस को रिकवर करने के लिए मनसबदारों ने किसानों को और ज़्यादा दबाया। उधर सिंधु के पश्चिम हिस्से के जाने से फॉरेन इन्वेजन्स का खतरा भी बढ़ गया। सरप्राइजिंगली अभी भी एम्पायर अपनी स्ट्रेंथ को कुछ हद तक रिवाइव कर लेता है, बावजूद एम्पायर कंट्रोल्ड एरिया कम होने के। 1748 में मोहम्मद शाह की डेथ हो जाती है और एक बार फिर सिविल वॉर छिड़ जाता है। उधर नादिर शाह का सबसे काबिल जनरल अहमद शाह अब्दाली भी दिल्ली से लेकर मथुरा तक 1748 और 1767 के बीच काफ़ी इन्वेजन्स करता है। इसी बीच वो मराठाओं के मुगलों को दबाकर पूरी कंट्री पर रूल करने के सपने को भी तोड़ देता है साल 1761 में, जब पानीपत के 3rd बैटल में मराठाओं को हार का सामना करना पड़ता है। नादिर शाह और अब्दाली के कंटिन्यूस अटैक्स की वजह से 1761 में मुगल्स अपनी ऑल इंडिया एम्पायर वाली पहचान को खो देता है। मुगल्स बस अब दिल्ली तक ही सीमित रह जाते हैं। मुगल्स को नाम मात्र के लिए दिल्ली के तख्त पर और ज़्यादा समय मिलता है, सिर्फ एक कारण से, जो था पावर के दावेदारों का मुगल्स के नाम का इस्तेमाल करना अपने यूज़ के लिए। साल 1759 में थ्रोन पे आता है शाह आलम II, जो शुरुआत में अपने ही वजीर के डर से इधर उधर भटकता रहा। 1764 में ये हाथ मिलाता है बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से और ब्रिटिश के अगेंस्ट जंग छेड़ देता है।
1764 में बक्सर में युद्ध में ब्रिटिशर्स से हारने के बाद उसे इलाहाबाद में पेंशनर की तरह रहना पड़ता है। बाद में 1772 में मराठाओं की प्रोटेक्शन में वो दिल्ली वापस आ जाता है। 1803 में ब्रिटिशर्स ने दिल्ली पे भी कब्जा कर लिया और 1803 से लेकर 1857 तक मुगल बस एक पॉलिटिकल टूल्स बनकर रहे ब्रिटिशर्स के। इनफैक्ट ये भी कहा जा सकता है 1759 के बाद जब मुगल्स ने मिलिट्री स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक खो दी थी, स्टिल वो रूल कर पाए अगले कुछ सालों तक सिर्फ लोगों के दिमाग में एज अ सिंबल ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ कंट्री होने की वजह से। तो इस तरह औरंगजेब के टाइम के बाद से मुगल एम्पायर धीरे धीरे खत्म होने लगता है और अंत में पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाता है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको लगता है कहीं पे कोई मिस इंटरप्रिटेशन हुई है तो आप कमेंट कर सकते हैं।